अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है लेसन नंबर 6। लेसन नंबर 5 तक हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। इसमें जितने भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सारे मैंने यहाँ पे राइट किए हैं। उसके बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यूज़, क्योंकि इसका पेपर एमसीक्यूज़ बेस होता है, ऑब्जेक्टिव बेस होते हैं, इसलिए मैंने इसके कुछ एमसीक्यूज़ भी बनाए हैं। लास्ट में इसी लेसन से रिलेटेड जो आपके एमसीक्यूज़ बन रहे थे मैंने उनको भी नीचे राइट किया है। ये जितने भी मैंने यहाँ पे ये बनाए हैं यहाँ से ये आपके एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। मैं इनके एमसीक्यूज़ के अपने भी कुछ नोट्स बना रही हूँ, बट ये मैं फिर उन पर अपनी लास्ट में वीडियो अपलोड करूँगी। सबसे पहले आप इनके जितने भी ये टॉपिक्स हैं इनसे रिलेटेड अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, ताकि जब हम ऑब्जेक्टिव को वीडियो सॉल्व करें तो आपको जितने भी ये टॉपिक्स हैं इनसे रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमने जो फर्स्ट टॉपिक करना है वो है इलास्टिसिटी। ये न्यू टॉपिक है हमारा, इलास्टिसिटी एंड इट्स टाइप। इलास्टिसिटी की 4 टाइप्स होती हैं और इलास्टिसिटी कहते हैं कि अगर आपके पास दो चीज़ें हैं, दो क्वांटिटीज़ हैं, अगर एक की मतलब प्राइस चेंज होने से या एक चीज़ के में चेंज आने से दूसरी जो चीज़ है आपके पास उसमें भी ऑटोमेटिकली चेंज आ जाए तो इसको हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी। मीन्स कि एक वैल्यू चेंज होने से दूसरी वैल्यू भी चेंज हो जाए, किसी दूसरी चीज़ की वैल्यू भी चेंज हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। इलास्टिसिटी की 4 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट इसकी टाइप है वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देन है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलिए वन बाय वन में इसके जो फार्मूले हैं इनको आपने अच्छे से याद कर लेना है। क्यों? क्योंकि इनके फार्मूले से रिलेटेड आपका एमसीक्यूज़ बनते हैं, वो अब न्यूमेरिकल टाइप बना के देते हैं जिनको आपने सॉल्व करना होता है। अच्छा, ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको और से देखें। इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि एक की प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने से दूसरी चीज़ की प्राइस भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाए। तो यहाँ पे देखें प्राइस एंड डिमांड है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम डिमांड की क्वांटिटी ऑफ डिमांड को थोड़ा सा चेंज कर दें तो क्वांटिटी ऑफ प्राइस भी चेंज हो जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। ये वाला ई होता है ना, ये वाला ई, ये इलास्टिसिटी को शो करता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो हमने ये पीई लिखने के साथ यहाँ पे छोटा सा डी लगाया है जो कि डिमांड को शो कर रहा है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये इक्वल किसके होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्योंकि हम डिमांड और प्राइस को ले रहे हैं यहाँ पे, तो ऊपर हम डिमांड लिखेंगे, नीचे हम प्राइस लिखेंगे। इन दोनों की परसेंटेज का हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इससे रिलेटेड आपका एमसीक्यूज़ कैसे बन सकता है वो पूछ सकते हैं कि अगर हम लोग क्वांटिटी ऑफ डिमांड में 20% चेंज करें तो प्राइस में 10% चेंज आता है, तो आप हमें बताएं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा। सिंपल, आप जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड वाला परसेंटेज होगी उसको ऊपर रखेंगे, जो प्राइस में चेंज होगा उसको नीचे रख के उसको डिवाइड करेंगे, 10 1 से 10 10 2 से 20। ये जो 2% हमारे पास आंसर आया है ये है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस तरह के वो आपसे न्यूमेरिकल बना के पूछ सकती हैं। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। उसके बाद ये है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फार्मूला सेम ऐसे ही है जैसे ये है, बस यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ डिमांड की जगह पे आ जाएगा क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। यहाँ पे हमने प्राइस और सप्लाई इन दोनों का चेंज लेना है, तो हम ऊपर लिखेंगे, न्यूमरेटर में लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। नीचे चेंज इन प्राइस ही रहेगा, ऊपर बस क्या हो जाएगा, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड की जगह चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई हो जाएगा। इस बिल्कुल इस तरह का आपका यहाँ पर भी न्यूमेरिकल बन सकता है कि अगर वो बोले कि सप्लाई को हम 10% चेंज करें, प्राइस में 20% चेंज आता है, तो आप ऊपर 10 लिख के नीचे 20 लिखेंगे तो 1/2 बन जाएगा, तो ये 0.5 इसका आंसर आ जाएगा। प्राइस ये जो इनकी वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो सकती हैं, बट इसका जो न्यूमेरिकल है वो बिल्कुल इसी टाइप का होगा। उसके बाद है जी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ पे हमने डिमांड और इनकम का रिलेशन लेना है, तो यहाँ पे ये होगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। मतलब ये ऊपर आपने चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड लिखना है, नीचे चेंज इन इनकम लिखना है। और ये नेम्स आपने याद रखना है कि इसकी 4 टाइप्स होती हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब आपने इनकम पे आ जाना है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड कॉस्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस प्राइस किसे कहते हैं, क्रॉस प्राइस नेम से जाहिर हो रहा होगा। इसमें आपके पास एक चीज़ की डिमांड को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने से दूसरी चीज़ के प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाए। मेन इसका फार्मूला ये होगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड फॉर गुड ए, मतलब एक चीज़ के लिए उसकी क्वांटिटी ऑफ डिमांड को चेंज करने से
चेंज इन प्राइस ऑफ क्वांटिटी बी, मतलब कि एक चीज़ की डिमांड को चेंज करने से दूसरी चीज़ की प्राइस चेंज हो जाए तो इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे सिंपल जब आपको इसका फार्मूला लिखेंगे ना, आप लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड फॉर गुड ए। गुड ए का मतलब है एक चीज़ के लिए, और नीचे लिखेंगे चेंज इन प्राइस फॉर गुड बी। फॉर गुड बी मतलब गुड ए में डिमांड को चेंज करने से गुड बी की प्राइस चेंज हो गई, तो ये होता है कॉस्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, उसके बाद है जी इलास्टिसिटी नहीं है, यहाँ पे इलास्टिक आना था। इलास्टिक एंड इन इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड क्या होती है एंड इन इलास्टिक डिमांड क्या होती है? सिंपल, बहुत इजी है। मैंने आपको अपनी लास्ट एक वीडियो में बताया था कि डिमांड और प्राइस का इन्वर्स रिलेशन होता है। जब हम प्राइस को इंक्रीज़ कर देते हैं तो उस चीज़ की डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि लोग कहते हैं कि इसकी प्राइस इंक्रीज़ हो गई है तो उसकी तरफ लोग कम आते हैं, मीन्स डिमांड कम हो जाती है। इलास्टिक किसे कहते हैं? इलास्टिक मैं ऊपर लिख भी देती हूँ। इलास्टिक कहते हैं प्राइस के इंक्रीज़ होने से डिमांड का डिक्रीज़ हो जाना, ये होती है इलास्टिक। और इन इलास्टिक प्राइस के इंक्रीज़ होने से थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा डिमांड में चेंज आना, और उस चेंज भी इतना कि वो ज़्यादा विजिबल ना हो, मीन्स कि इतना ज़्यादा शो ना हो रहा हो कि इसमें चेंज आया है। बस आप सिंपल यही कह लें कि वो कोलैब कर लेते हैं प्राइस और डिमांड, और प्राइस के इंक्रीज़ होने से अगर डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाए तो वो इन इलास्टिक है। थोड़ा सा चेंज आता है, वो भी इतना ज़्यादा नहीं होता, तो हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो इन इलास्टिक डिमांड ये होता है कि प्राइस के इंक्रीज़ होने से डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाए तो वो होती है इन इलास्टिक डिमांड। प्राइस के इंक्रीज़ होने से उसकी जो डिमांड है वो डिक्रीज़ हो जाए तो वो होता है इलास्टिक। तो ये होता है इलास्टिक एंड इलास्टिक में चेंज। इसके बाद है जी टोटल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी। इसके से पहले मैं आपको ये दिखा दूँ यूनिट इलास्टिसिटी क्या होता है। यूनिट इलास्टिसिटी होता है कि 1 यूनिट अगर हम डिमांड 1 यूनिट प्राइस चेंज करें तो 1 यूनिट डिमांड चेंज हो तो इसके हम लोग कहते हैं यूनिट इलास्टिसिटी। 1 यूनिट प्राइस चेंज करें तो 1 यूनिट ही डिमांड चेंज हो तो वो क्या होती है? यूनिट इलास्टिसिटी होती है। और इसका जो ग्राफ होता है वो याद रखिएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। ये आपका एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनिट इलास्टिसिटी का जो ग्राफ होता है उसकी जो कर्व होती है वो कैसी होती है? वो होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती, वो होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखना। यूनिट इलास्टिसिटी कहती हैं कि 1 यूनिट अगर हम प्राइस में चेंज करें तो 1 यूनिट ही हमारे पास डिमांड चेंज हो जाए। उसके बाद है जी याद रखिएगा इलास्टिक डिमांड कर्व और इन इलास्टिक डिमांड कर्व। इलास्टिक डिमांड कर्व होती है थोड़ी सी बाहर की तरफ होती है, ठीक है, जो थोड़ी सी आगे को होती है, और इन इलास्टिक डिमांड कर्व जो थोड़ी सी अंदर की तरफ होती है। वैसे ग्राफ आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट हो सकता है कि वो आपसे ग्राफ बना के पूछ लें, तो आपने जो बाहर की तरफ होगी ना ये कर्व, वो आपने बताना है कि वो इलास्टिक डिमांड कर्व होगी, जो थोड़ी सी अंदर की तरफ होगी ना वो इन इलास्टिक डिमांड कर्व होगी। ये डिफरेंस आपने याद रखना है। उसके बाद है जी टोटल रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू एंड इन इलास्टिक। उसके बाद है इन इलास्टिक डिमांड कर्व क्या होती है? इन इलास्टिक डिमांड कर्व ये मैंने यहाँ पर ड्रा की है। इलास्टिक डिमांड कर्व ये होती है, इलास्टिक डिमांड कर्व ये होती है। दोनों पॉइंट हो गए, इन इलास्टिक डिमांड कर्व एंड इलास्टिक डिमांड कर्व। उसके बाद है आर्क एंड पॉइंट इलास्टिसिटी। ये थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप था, बिल्कुल उस तरह का जिस तरह मैंने आपको अपनी क्लास वीडियो में सोल्व करवाया था कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड दी होती है, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई दी होती है। आपने इसमें से क्वांटिटी ऑफ प्राइस फाइंड करनी है तो आप इक्विलिब्रियम कंडीशन को फॉलो करेंगे। इन दोनों के प्राइस को, इन दोनों के जो वैल्यू आपको दी होंगी इनको एक और रख के यहाँ से आप पी निकाल सकती हैं। पी की वैल्यू आ जाएगी तो आप क्वांटिटी ऑफ डिमांड में पुट करके ये निकाल सकते हैं, या पी की वैल्यू को इसमें पुट करके इसका जो वैल्यू होगी तो वहाँ से आप क्वांटिटी ऑफ सप्लाई निकाल सकते हैं। बिल्कुल इस तरह के आपके न्यूमेरिकल टाइप ये पेपर में आ सकते हैं। पॉइंट इलास्टिसिटी क्या होता है? पॉइंट इलास्टिसिटी वही होता है जो यूनिट इलास्टिसिटी होता है। मीन्स कि थोड़ी सी अगर हम चेंज कर दें ना उसमें, अगर हम प्राइस में चेंज कर दें तो थोड़ी सी डिमांड चेंज हो, डिमांड ज़्यादा चेंज ना हो। जैसे इलास्टिक में होता है ना, प्राइस को चेंज करने, प्राइस इंक्रीज़ करने से डिमांड डिक्रीज़ हो जाती है, वो इलास्टिक होते हैं। लेकिन अगर हम प्राइस को इंक्रीज़ कर दें थोड़ी सी डिमांड डिक्रीज़, और वो भी इतनी हो कि वो आपस में कोलैब कर जाए और ज़्यादा फ़र्क ही ना पड़े कि प्राइस के इंक्रीज़ होने से डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाए, तो वो होती है पॉइंट इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ये आपने डिफरेंस इतना याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ यहाँ पे एमसीक्यू जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, इसी लेसन के अकॉर्डिंग है, बहुत ज़्यादा अहम है, इनको आपने देखना है। ये देखिए, अगर हमारे पास इलास्टिसिटी हो 0 तो डिमांड कर्व क्या होगी? वर्टिकल। याद रखिएगा, अगर इलास्टिसिटी 0 है तो डिमांड कर्व वर्टिकल होगी। अगर इलास्टिसिटी इन्फिनिटी है तो जो डिमांड कर्व होगी वो हॉरिजॉन्टल होगी। ठीक है, अगर आपके पास इलास्टिसिटी इन्फिनिटी है, 0 है,
तो वो क्या होगी, वर्टिकल, डिमांड कर्व वर्टिकल। और अगर आपके पास इलास्टिसिटी इन्फिनिटी है तो डिमांड कर्व क्या होगी, हॉरिजॉन्टल। ये एमसीक्यूज आपने नोट कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 में वर्टिकल होगी, इन्फिनिटी में हॉरिजॉन्टल होगी। फिर उसके बाद है जी ये पॉइंट इलास्टिसिटी का फार्मूला। पॉइंट इलास्टिसिटी का फार्मूला होता है कि चेंज इन क्वांटिटी ऑफ चेंज इन प्राइस। पहले आपने क्वांटिटी इन दोनों के जो चेंज होता है इनके आपने ये फ्रैक्शन बनानी है। फिर आपने जस्ट पी बाई क्यू, डेल क्यू बाई डेल पी मल्टीप्लाई पी बाई क्यू, ये हमारे पास फार्मूला होता है पॉइंट इलास्टिसिटी का। आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। टोटल रिवेन्यू का फार्मूला क्या होता है, इसमें हम प्राइस को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, टोटल रिवेन्यू आ जाता है हमारे पास। ठीक है, ये फार्मूला नोट कर लेना है। और ये 2 एमसीक्यूज आपने नोट कर लेने हैं। उसके बाद भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, वो ये है कि अगर आपके पास डिमांड करके जो स्लोप है वो इनफाइनाइट आ गई है, यहाँ पे देखें, जब वो डिमांड करके जो स्लोप है वो इनफाइनाइट आ जाए तो इलास्टिसिटी 0 होती है। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, अगर स्लोप जो है वो इनफाइनाइट आ जाए तो इलास्टिसिटी 0 हो जाती है। याद रखिएगा, जो स्लोप होते हैं ना और जो इलास्टिसिटी होती है, स्लोप इलास्टिसिटी इन दोनों का इन्वर्स रिलेशन होता है। स्लोप को इंक्रीज़ करने से इलास्टिसिटी डिक्रीज़ होती है, स्लोप को डिक्रीज़ करने से इलास्टिसिटी इंक्रीज़ होती है। नोट करते जाएं साथ साथ, स्लोप और इलास्टिसिटी इन्वर्स रिलेशन होता है। और स्लोप अगर इनफाइनाइट हो जाए तो इलास्टिसिटी 0 हो जाती है। तो ये होता है परफेक्टली इन इलास्टिक, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। ठीक है, अगर स्लोप इनफाइनाइट हो जाए तो इलास्टिसिटी 0 हो जाती है, जो ये केस होता है परफेक्टली इन इलास्टिक का। जिसमें इलास्टिसिटी 0 हो जाए वो होता है परफेक्टली इन इलास्टिक। और अगर स्लोप 0 हो, इलास्टिसिटी इनफाइनाइट हो जाए, अगर इसके अपोजिट कोस हो जाए, यहाँ पे स्लोप इनफाइनाइट थी, इलास्टिसिटी 0 थी तो परफेक्टली इन इलास्टिक था। यहाँ पे स्लोप 0 है, इलास्टिसिटी इनफाइनाइट है, इनको अपोजिट केस हो गए तो होगा परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है, टोटल रिवेन्यू का क्या फार्मूला होता है, पॉइंट इलास्टिसिटी का क्या फार्मूला होता है, और ये वर्टिकल कब होता है, हॉरिजॉन्टल कब होती है कर्व। ये यहाँ से 6 से 7 एमसीक्यूज यहाँ से ये एमसीक्यूज आपकी यूनिट इलास्टिसिटी के बारे में। ये जो फार्मूला यहाँ से न्यूमेरिकल टाइप बन के आ सकते हैं, ये आपसे कर्व के बारे में पूछ सकते हैं। टोटल 8 से 10 एमसीक्यूज आपके इजीली सिर्फ लेसन नंबर 6 से बन रहे हैं, तो आपने इसको इग्नोर नहीं करना। इसको एक बार जाके हैंडआउट्स को रीड करना है, अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, हैंडआउट्स को पढ़ें। अगर आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं लेक्चर देने से, तो इनसे रिलेटेड जो भी आपका एमसीक्यूज आएगा आप उसको कर लेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं थोड़े, ये बहुत इजी होती हैं, जो कि मैं लिखती हूँ। अभी मैंने अपने ऑब्जेक्टिव के नोट्स में बना रही हूँ, अभी ये मैं फाइल से जस्ट लिख रही हूँ, तो इनको आपने अच्छे से करना है। ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स डेट स्टडीज़, अब मैंने आपको बताया था वो इकोनॉमिक अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन जो होल नेशन को देखते हुए, कोई इकोनॉमिक्स है जो होल नेशन को देखती है कि इसमें हमारे पास क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। अगर हम फैक्ट्री बनाएं तो कितनी बेरोज़गारी कम होगा, जिससे हम लोगों को जॉब देंगे, बेरोज़गारी कम होगी, इन्फ्लेशन कम होगा। मेन के होल नेशन को देखती है वो कौन सी होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो होती है इंडिविजुअल, और मैक्रो होती है जो सबको देखती है, सारे जितने भी बड़ी चीज़ होती हैं उनको देखती है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्वांटिटी ऑफ डिमांड, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई इक्वल होते हैं। उसके बाद है जी, मैंने आपको बताया था जब हमने ये पढ़े थे ना, लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये होते हैं प्रोडक्शन के पार्ट्स। 4 पार्ट्स होती हैं, जिसमें लैंड होता है, कैपिटल होता है और इसमें लैंड, कैपिटल, लेबर, और 4 नंबर पे ये था। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें आउटपुट को ज़्यादा लेने के लिए हम लोग थोड़ा रिस्क ले लेते हैं, कि हम रिस्क ले लेते हैं कि क्या पता हमें आउटपुट ज़्यादा मिल जाए, हमें बेनिफिट ज़्यादा हो जाए। तो ये वही चीज़ है यहाँ पे कि अगर हम एक साथ बिज़नेस स्टार्ट करें तो उसमें हम थोड़ा सा मतलब कि रिस्क ले लें कि अगर हम ये काम करें तो उससे हमारा काम क्या पता ज़्यादा आउटपुट मिल जाए, तो वो क्या होगा, एंटरप्रेन्योरशिप होगा। उसके बाद है जी मार्जिनल यूटिलिटी कर्व इज एग्जैक्टली इक्वल टू, जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व होते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में आ रहा है, नेक्स्ट लेसन में ये चीज़ हमारे पास आ रही है। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व किसके इक्वल होता है, टोटल यूटिलिटी कर्व के इक्वल होते हैं। तो ये आपने एमसीक्यूज याद करना है। उसके बाद है अगर हमारे पास डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है, डिमांड इंक्रीज़ हो जाए और सप्लाई हमारे पास इतना ना हो, तो हम क्या करेंगे, हम प्राइस को इंक्रीज़ कर देंगे। देखिए डिमांड लोग बहुत ज़्यादा एक चीज़ की तरफ आ रही हैं, पर हमारे पास उतना चीज़ नहीं है कि हम वो सारा हम सप्लाई, जितने लोग डिमांड करें हम सारा हम उनको प्रोवाइड कर दें। हम क्या करेंगे, हम उस चीज़ की प्राइस को इंक्रीज़ कर देंगे। लोग देखेंगे कि अब इसकी प्राइस ज़्यादा हो गई है, तो लोग उसकी डिमांड करना कम कर देंगे। तो ये क्या है कि अगर डिमांड ज़्यादा हो जाए कि सप्लाई कम हो, तो हम उसमें क्या कर देते हैं, प्राइस को क्या कर देते हैं, हाई कर देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर। होप्स आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। चैनल पे न्यू थे इसको काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा, अच्छा से कमेंट करके जाइएगा। नोट्स चाहिए हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, फाइल चाहिए हो या हाईलाइट हैंडआउट चाहिए हो, ऑनलाइन क्लासेस चाहिए हो, किसी भी कोई भी इशू हो तो आप
डिस्क्रिप्शन से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको फ़ौरन रिप्लाई मिलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।